गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीवीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे विशेष रूप से पॉलिनेशन की, और उस पॉलिनेशन में आपको मैंने संक्षिप्त रूप में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार के बारे में आपको बताया था कि जो पॉलिनेशन है यह दो प्रकार से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वपरागण की। स्वपरागण या इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण परागण का ये पहला प्रकार है। सेल्फ पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पौधा एक होगा, पौधे में लगे हुए जो पुष्प हैं वो अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं परागकण, तो यह प्रक्रिया विशेष रूप से सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है यह विशेष रूप से निम्नलिखित पौधों में होती है। सबसे पहला जो पौधा है वह है ऑक्जेलियस। ऑक्जेलियस, तो ऑक्जेलियस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक तो ऑक्जेलियस हो गया, दूसरा वायोला, और तीसरा यहां पर है बेटा आपका कोमिलाइना। इन पौधों में परागण की जो क्रिया होती है वह विशेष रूप से सेल्फ पॉलिनेशन, यानी इन सभी पौधों में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक, ये तो आपका हुआ बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पर बात आती है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आवश्यक अनुकूलन क्या क्या होना चाहिए। तो इसी टॉपिक में आगे जो बात यहां पर है, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन या स्वपरागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। तो स्वपरागण की क्रिया के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होती हैं? सबसे पहली जो परिस्थिति यहां पर आती है, इस क्रिया के लिए
क्रिया के लिए पुष्प के नर तथा मादा जननांगों, इस क्रिया के लिए पुष्प के नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना चाहिए, एक साथ परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व का मतलब है कि मैच्योरिटी से है। कहने का मतलब कि स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प के जो नर और मादा जननांग है, इन दोनों में एक साथ मैच्योरिटी आनी चाहिए। अगर दोनों में एक साथ मैच्योरिटी नहीं आती है, दोनों में परिपक्वता नहीं आती है, तो उस कंडीशन में स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस क्रिया के लिए पुष्प के नर तथा मादा जननांगों का एक साथ परिपक्व होना चाहिए। इसे समकाल परिपक्वता कहते हैं। इसे समकाल परिपक्वता कहते हैं। तो कहने का मतलब नर और मादा दोनों जननांग पुष्प के एक साथ मैच्योर होना चाहिए, उनमें एक साथ परिपक्वता आनी चाहिए, और इसी को समकाल परिपक्वता कहते हैं। दूसरी जो बात यहां पर आती है, इसके लिए पुष्प प्रायः उभयलिंगी हो या द्विलिंगी हो। कहने का मतलब स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प प्रायः उभयलिंगी होना चाहिए, पुष्प प्रायः उभयलिंगी होना चाहिए, यानी पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो, मान लीजिए एक पुष्प में केवल एक जननांग उपस्थित हो, मान लीजिए कि एक पुष्प में केवल एक जननांग है, नर या मादा में से कोई एक है, तो कहने का मतलब कि अगर एक ही जननांग है एक पुष्प में, तो उस पौधे में लगे हुए जो अन्य पुष्प हैं, उन पुष्पों में नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प होना चाहिए, नहीं तो स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं है। पुष्प प्रायः उभयलिंगी होना चाहिए। यदि पुष्प एक लिंगी है, तो उसी पौधे में उसका विपरीत लिंगी पुष्प भी होना चाहिए। ये आवश्यक अनुकूलन या आवश्यक परिस्थितियां हैं स्वपरागण के लिए विशेष रूप से। ठीक है, नेक्स्ट जो बात यहां पर आती है तीसरी, कि स्वपरागण के लिए पुंकेसर तथा स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार से लगे हों जिनसे पुंकेसर तथा स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार से लगे हों जिनसे स्वपरागण आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए। कहने का मतलब कि पुंकेसर और स्त्री केसर कुछ इस प्रकार से पुष्प में व्यवस्थित हों कि दोनों आपस में स्पर्श कर सके। चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी प्रकार के साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है,
तो ये तो आपकी तीन कंडीशन विशेष रूप से थी स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन में। नेक्स्ट जो बात यहां पर आती है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से लाभ, कई बार बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत बार आपका पुट अप हुआ है, स्वपरागण से क्या लाभ है, पौधे में जो स्वपरागण होता है उससे क्या बेनिफिट्स होता है। सबसे पहला जो लाभ यहां पर है, स्वपरागण से जातियों की शुद्धता बनी रहती है। जातियों की शुद्धता बनी रहती है। ठीक, क्यों बनी रहती है जातियों की शुद्धता? क्योंकि स्वपरागण जो होता है एक ही पौधे के विभिन्न पुष्पों के मध्य या एक ही पौधे के एक ही पुष्प के मध्य, ठीक है, स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण से जातियों की शुद्धता क्या होती है? बनी रहती है। दूसरी जो बात यहां पर आती है स्वपरागण से लाभ में, स्वपरागण के लाभ में दूसरी जो बात आती है, इसके लिए किसी माध्यम या साधन पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। कहने का मतलब, स्वपरागण की क्रिया के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी भी प्रकार के माध्यम या साधन पर निर्भर नहीं होना होता है, क्योंकि यह निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक। तीसरी जो बात इसके लाभ में आती है, स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प को, स्वपरागण की क्रिया के लिए पुष्प को रंग, गंध, मकरंद, रंग, गंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने में, ऊर्जा व्यय नहीं करना पड़ता है। ऊर्जा व्यय नहीं करना पड़ता है। यानी कीट पतंगों को अपनी ओर, चूंकि इसमें माध्यम या साधन की आवश्यकता होती नहीं है, तो अगर माध्यम या इसके परागण के लिए माध्यम और साधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें, इन पौधों में रंग, गंध और मकरंद आदि उत्पन्न करने में ऊर्जा व्यय नहीं करना पड़ता है। आदि उत्पन्न करने में ऊर्जा नहीं व्यय करना पड़ता है विशेष रूप से। ठीक है, बात समझ में आई? ये तो हुआ विशेष रूप से स्वपरागण से लाभ। इसी में आगे जो आपकी बात आती है, स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से हानियां। तो स्वपरागण से लाभ के साथ साथ हानियां भी होती हैं। तो स्वपरागण से क्या हानियां होती हैं? पहला, इससे नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है। नई जातियों की उत्पत्ति
नहीं होती है। दूसरी जो बात यहां पर है, स्वपरागण से बने जो पुष्प होते हैं, स्वपरागण से बने पुष्प कम आकर्षक होते हैं। ठीक, यानी स्वपरागण से बने जो पुष्प होते हैं ये विशेष रूप से रंगीले, भड़कीले और चटकीले नहीं होते हैं। तीसरी जो बात यहां पर आती है, विशेष रूप से स्वपरागण से हानियों में, स्वपरागण से बने बीज हल्के संख्या में कम होते हैं, स्वपरागण से बने बीज हल्के होते हैं, संख्या में कम होते हैं। नेक्स्ट, इनसे बनने वाले पौधे दुर्बल या कमजोर होते हैं। इनसे बनने वाले जो पौधे होते हैं वो विशेष रूप से दुर्बल होते हैं या क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इसी संदर्भ में नेक्स्ट जो आपकी बात आती है वह है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या इसको कहा जाता है परपरागण। परपरागण के बारे में आपको बताया गया था कि जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इसमें पौधा अलग होगा लेकिन पौधे की जो प्रजाति होगी वो समान होगी। फिर से देखिए, जब किसी एक पुष्प के परागकण पराग कोशों से निकलकर उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया विशेष रूप से आपकी क्रॉस पॉलिनेशन या परागण कहलाती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से परागण कहलाती है। और इस परागण में साधन या इसको कहा जाता है माध्यम। परागण की क्रिया में साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। ये साधन या माध्यम होते क्या है? जैसे वायु द्वारा, कीट द्वारा, जंतु द्वारा, जल द्वारा, ये सभी विशेष रूप से क्रॉस पॉलिनेशन में
माध्यम या साधन का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए साधन में जैसे कीट है, वायु है, जल है, जंतु है। तो कीट, वायु, जल, जंतु, ये सभी क्रॉस पॉलिनेशन के माध्यम या साधन होते हैं। इनके द्वारा पौधों में परागण की या क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करेंगे कीट परागण। कीट परागण सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, कीट परागण की। जैसे अंजीर, अंजीर, आक, सैल्विया, पीपल। अंजीर, आक, सैल्विया, पीपल आदि में जो पुष्प होता है, उस पुष्प के जो पराग कण हैं वे विशेष रूप से कीट के माध्यम से उसी प्रजाति के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे अंजीर है, इसमें भी कीड़े हैं, आक है, सैल्विया है, पीपल है। पीपल का फल आपने देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े उसमें लगे होते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर, कीट परागण। वही कीट जब उसी पीपल के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। तो अंजीर, आक, सैल्विया, पीपल आदि, इन सभी में विशेष रूप से कीट परागण होता है। इन सभी में विशेष रूप से कीट परागण होता है। दूसरा यहां पर है वायु परागण। वायु परागण जैसे गेहूं है, गेहूं, जौ, गेहूं, जौ, चिलबिल। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जब तेज आंधी आती है तो उस कंडीशन में जो चिलबिल है, चिलबिल छोटा छोटा होता है, उसके बीज को लोग खाना पसंद भी करते हैं। तो गेहूं, जौ, चिलबिल आदि में वायु परागण होता है। आदि में क्या होता है, विशेष रूप से वायु परागण होता है। नेक्स्ट है जल द्वारा। जल द्वारा, जल द्वारा में जैसे हाइड्रिला है, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला विशेष रूप से जलीय पौधा होता है। हाइड्रिला, वेलिसनेरिया आदि में जल द्वारा, आदि में किसके द्वारा, जल द्वारा विशेष रूप से आपका क्रॉस पॉलिनेशन की क्या होती है, क्रिया होती है। नेक्स्ट है जंतु द्वारा। नेक्स्ट है आपका चौथा जंतु द्वारा, या इसको पक्षी भी कह सकते हैं। जैसे कदम्ब है, कदम्ब, सेमल, बेगुनिया, बिगुनिया
बिगुनिया, कदम्ब, सेमल, बिगुनिया। इन सभी में जंतु द्वारा या विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि पक्षियों के द्वारा इन सभी में पर परागण की क्या होती है, क्रिया होती है। इसी संदर्भ में नेक्स्ट जो आपकी बात आती है, क्रॉस पॉलिनेशन से लाभ, विशेष रूप से पर परागण से लाभ। नेक्स्ट जो बात आपकी आती है वह है पर परागण से लाभ। पर परागण से लाभ में जैसे आपने स्वपरागण से लाभ में लिखा था, यहां पर जातियों की शुद्धता बनी रहती है, लेकिन इसकी हानि में आप क्रॉस पॉलिनेशन में आगे बताएंगे। तो पर परागण से लाभ में क्या है, पहली जो बात यहां पर आती है, इनसे बनने वाले पुष्प रंगीले, भड़कीले, चटकीले तथा अधिक आकर्षक होते हैं। पुष्प कलरफुल, रंगीले, भड़कीले, चटकीले होते हैं तथा इनसे बनने वाले पुष्प रंगीले, भड़कीले, चटकीले तथा आकर्षक होते हैं। तथा क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं। दूसरा जो लाभ है, पर परागण से बने बीज संख्या में अधिक भारी, ठीक है, संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और बीज में वजन होता है, अर्थात बीज क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो पर परागण से बने बीज संख्या में क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तीसरी जो बात है, इनसे बनने वाले पौधे रोगहीन, या दूसरे शब्दों में यहां पर कह सकते हैं, इनसे बनने वाले जो पौधे होते हैं वे मजबूत होते हैं। जैसे आपने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन में बनने वाले जो पौधे होते थे वो दुर्बल होते थे, कमजोर होते थे। ये तो हुई विशेष रूप से बेटा पर परागण से लाभ। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं पर परागण से हानियां क्या है, इससे हानियां क्या होती है। सबसे पहली जो हानि यहां पर आती है, इसमें जातियों की शुद्धता नहीं रहती है, इसमें जातियों की शुद्धता नहीं रहती है, ठीक है। दूसरा, इसे साधन या माध्यम पर निर्भर होना पड़ता है। इन सभी साधन या माध्यम पर क्या होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। ये सभी साधन या माध्यम मिलेंगे तभी पर परागण होगा। तो कहने का मतलब इससे साधन या माध्यम पर निर्भर होना पड़ता है, अर्थात पर परागण अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। पर परागण क्या होता है,
अनिश्चित होता है। अगर माध्यम नहीं मिला तो पर परागण की क्रिया भी संभव नहीं है। तीसरी जो बात आती है, इस क्रिया के लिए पुष्प को रंग, गंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। अगर पुष्प में रंग, गंध, मकरंद नहीं होगा तो उसमें विशेष रूप से परपरागण की क्रिया संभव नहीं होगी। ठीक है, जंतु उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे, कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो पुष्प को रंग, गंध, मकरंद आदि उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो ये तो था बेटा आपका विशेष रूप से टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन आपने विधिवत समझा। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।